हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स का लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और ये आने वाले 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन पक्का आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कहाँ कहाँ उपलब्धता है उसको हम चेक करेंगे। सभी जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में होते हैं या फिर वो कंपाउंड स्टेट में होते हैं। या तो वो फ्री होते हैं यानी किसी के साथ नहीं मिले होते हैं, या फिर कंपाउंड का मतलब होता है कि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल की बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर तो वो है एल्यूमिनियम। ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अर्थ क्रस्ट पे कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम। सेकंड कौन सी है? आयरन। और थर्ड कौन सी है? कैल्शियम। तो फर्स्ट 3 याद रखनी है। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे मिलने वाली मेटल्स एल्यूमिनियम, सेकंड आपकी आयरन और थर्ड आपके पास है कैल्शियम। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें नेटिव एंड कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल क्या होता है, तो नेटिव स्टेट को हम बोलते हैं ए मेटल इज सेड टू अकर इन ए फ्री और नेटिव स्टेट व्हेन इट इज फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन द एलिमेंट्री और अनकम्बाइंड फॉर्म। ऐसी आपके पास मेटल्स जो आपके पास फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में कब कहेंगे? जब वो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं मिली हो, यानी वो किसी के साथ ही नहीं है, वो अकेली ही रह रही है क्रस्ट में। जैसे मैं बात करूं लोअर रिएक्टिव मेटल्स की, पिछले लेक्चर के अंदर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। उसमें हमने ये जाना था कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कौन से मेटल की रिएक्टिविटी कम है। तो जिन मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो अकेली रहती है, उन्हीं को हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं नेटिव स्टेट या फिर फ्री स्टेट। और उन मेटल्स को हम बोलते हैं बच्चों नेटिव मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उनको नेटिव मेटल बोलते हैं। दी मेटल्स विच आर वेरी अनरिएक्टिव, और जो अनरिएक्टिव होती है वो कहाँ पे होती है बच्चों? जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, दो नाम मैंने आपको बताए थे, या फिर रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज होती थी उसमें टॉप टू बॉटम जाते थे, तो क्या होता था बच्चों? उनकी रिएक्टिविटी घटती थी, उनकी रिएक्टिविटी घटती थी। तो ये जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? टॉप पे या बॉटम पे? तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा वो कहाँ पे मिलेगी? बॉटम पे। जो बॉटम में होती है वो आपकी फ्री स्टेट में मिलती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये आपकी नेटिव मेटल्स होती है बच्चों। ठीक है, दीज हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर और अदर नॉन मेटल्स। ये जो मेटल्स होते हैं वो आपकी अनरिएक्ट रहती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ना मॉइस्चर यानी नमी को अट्रैक्ट करती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर है उसको अट्रैक्ट करती है, ना ही किसी नॉन मेटल के साथ अट्रैक्ट और रिएक्ट करती है। तो जो सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेटिव मेटल के। ये एग्जांपल किसके बच्चों? नेटिव मेटल्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में। तो नेटिव स्टेट का उल्टा कौन सा हो जाएगा? कंबाइंड स्टेट। ए मेटल इज सेड टू अकर इन कंबाइंड स्टेट if it is found in nature in the form of its compound सोडियम, मैग्नीशियम, etc। ये जैसे सोडियम आपको अकेला नहीं मिलेगा, एक कंपाउंड होता है सोडियम का जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में मिलती है, यानी वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगी आपको अर्थ क्रस्ट में, उसको हम कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। कॉपर एंड सिल्वर आर मेटल्स विच अकर इन द फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। जबकि गोल्ड और जो प्लेटिनम है बच्चों वो नेटिव स्टेट के अंदर ही मिलती है। गोल्ड और जो प्लेटिनम है वो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेट में मिलेगी? नेटिव स्टेट में यानी फ्री स्टेट में मिलेगी। जबकि ध्यान रखें कॉपर और सिल्वर, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया कि किन्हीं ऐसे 2 मेटल्स का नाम बताइए जो फ्री स्टेट में भी मिलती हो और कंबाइंड स्टेट में मिलती हो, तो उसका आंसर आ जाएगा पास कॉपर और सिल्वर। 4 रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वाली मेटल्स के नाम याद कर लो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम आपकी नेटिव स्टेट में मिलेगी, जबकि कॉपर और जो सिल्वर है वो नेटिव स्टेट के साथ साथ आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स अकर इधर इन नेटिव स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट आर कॉल्ड मिनरल्स। देखो बच्चों, जैसे हमारी अर्थ क्रस्ट है,
है ना। जैसे मान लो हमने खुदाई की, ज़मीन के अंदर हमने क्या की बच्चों, खुदाई की, और उस खुदाई के अंदर हमें कोई ऐसा नेचुरल एक्रिंग सब्सटेंस, प्रकृति के द्वारा हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला है जिसके अंदर कुछ अमाउंट मेटल्स की है, तो उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, मिनरल्स बोलेंगे। समझ में आया। जैसे मान लीजिए मैं कहीं मतलब धरती को अंदर में खुदाई करता हूँ और उस खुदाई के दौरान मुझे कोई ऐसा सब्सटेंस मिलता है जिसके अंदर कुछ अमाउंट होती है मेटल की, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मिनरल। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एनोड। और वो मिनरल जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब अलग करना, उसको प्योर स्टेट के अंदर लेके आना आपका इजी हो, प्रॉफिटेबली हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ओर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे आयरन के 2 टुकड़े मिले, एक आयरन का टुकड़ा था ए और एक आयरन का टुकड़ा था बी। मैंने क्या किया, ए से अगर मुझे आयरन चाहिए तो उसके लिए जो मेथड्स लगते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, या फिर मैं अगर आयरन को एक्सट्रैक्ट कर भी लेता हूँ और उसको मैं सेल करता हूँ तो जितना खर्चा मेरा एक्सट्रैक्ट करने में लगा उतना मुझे बेचने पे प्रॉफिट नहीं होगा। यानी एक्सट्रैक्ट करने में खर्चा ज़्यादा लगेगा, जबकि बेचने पर मुझे जो इनकम होगी वो बहुत कम होगी। जबकि बी में ऐसा नहीं होगा। बी में अगर 100 रुपये लगाते हैं तो आपको 1000 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये आपको मिलते हो मान लो, तो वो प्रॉफिट में है। तो ऐसे देखो, इसके अंदर भी आयरन की अमाउंट है, इसके अंदर भी आयरन की अमाउंट है, तो ये दोनों मिनरल्स हैं। दोनों क्या हैं बच्चों, मिनरल्स हैं। बट इससे प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में नहीं है, तो ये और होगा बी, जबकि ए और नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, सारे मिनरल और हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि सारे और मिनरल्स होंगे। ए और बी दोनों मिनरल थे, क्या ए और हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब सभी मिनरल और नहीं हो सकते, जबकि बी आपका और है तो और होगा वो मिनरल ही होगा, क्योंकि और उन्हीं मिनरल को बोला जाता है जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजिली एंड प्रॉफिटेबली हो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन रहती है कि सभी जो ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सभी मिनरल्स और नहीं होते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एल्यूमिनियम अक्कर इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 मिनरल्स। एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद कर लें, बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2 एंड क्ले। आउट ऑफ दीज 2 एल्यूमिनियम कैन बी कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, सो बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर एल्यूमिनियम के 2 सब्सटेंस मिलते हैं, एक तो होता है बॉक्साइट और एक मिलता है क्ले। क्ले से आपको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना इजली नहीं है, प्रॉफिटेबली नहीं है, इसका मतलब ये और नहीं है। तो आपसे पूछ ले नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, नेम दी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, बॉक्साइट। कौन सा आंसर आएगा, बॉक्साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ओर का नाम बताइए, बॉक्साइट, और इसका फॉर्मूला भी याद कर लें। ठीक है बच्चों। अब टाइप्स ऑफ ओर की बात करें, द मोस्ट कॉमन ओर्स ऑफ मेटल्स आर ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट, एलाइड्स, ईटीसी। यानी कुछ आपके ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, कुछ सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, कुछ कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, कुछ सल्फेट फॉर्म में होते हैं, कुछ हेलाइड्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी बहुत कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के मिला है तो ऑक्साइड बोलेंगे, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है तो सल्फाइड बोलेंगे, CO3 के साथ जुड़ा हुआ है तो कार्बोनेट बोलेंगे, SO4 के साथ जुड़ा हुआ है तो सल्फेट बोलेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे हेलाइड। ठीक है। अगर हम बात करें मेटल्स विच आर ओनली स्लाइटली रिएक्टिव अकर्स एज सल्फाइड, जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो आपके पास ज़्यादा नहीं है, ओनली स्लाइटली रिएक्टिव है, वो आपके पास सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड। ठीक है। रिएक्टिव मेटल अक्कर एज ऑक्साइड, जो कुछ और रिएक्टिव मेटल्स होती हैं जैसे मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, उनके ऑक्साइड मिलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके कार्बोनेट, सल्फेट्स या फिर हेलाइड्स आपको मिलेंगे। ठीक है। कुछ कॉमन्स और हैं, इन कॉमन्स और को पढ़ना है आपको, जिसमें आपको मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा आपको किसका यूज़ करना है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के और का नाम है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला याद कर लोगे। उसके बाद आयरन के 2 और आपको याद करने पड़ेंगे, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3। ठीक है। उसके बाद अगर आपको याद करना है तो मरकरी का याद करेंगे, सिनेबार, सारे याद कर सकते हो पर फिर भी सारे याद नहीं कर सकते, तो जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मरकरी का सिनेबार HGS, ये इसका सिंबल रहेगा,
और सोडियम का रहेगा आपके पास रॉक साल्ट यानी NaCl, और कैल्शियम का रहेगा फ्लोरस्पार CF2। कैल्शियम क्या रहेगा? फ्लोरस्पार CF2। और कैल्शियम का एक और याद कर सकते हो, आपके पास रहेगा जिप्सम। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट्स और हैं जिनको याद करना है। एल्यूमिनियम का करना है, आयरन का करना है, आपको मरकरी का करना है, सोडियम का करना है और कैल्शियम का करना है। बाकी आपके लिए टेबल बनी हुई है, इसमें आप थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा इसको याद कर सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। पर सभी ना हो तो जो मैंने नाम लिए हैं वो आपको ज़रूर यूज़ करने, आपको याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? मेटलर्जी क्या होती है। देखो बच्चों, हमने देखा मिनरल्स, कोई नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में मिला है और उसके अंदर कुछ अमाउंट मेटल की है तो उसको मिनरल बोल दिया। और उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजीली एंड प्रॉफिटेबली है तो उसको हमने क्या बोल दिया बच्चों? ओर बोल दिया। और इस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेस लगाए जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितने भी प्रोसेस लगाए जाते हैं उन सभी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं बच्चों। यानी ओर से मेटल को हम अलग करेंगे और ओर से मेटल को अलग करने के लिए जितने भी प्रोसेस लगाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटलर्जी कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी सीधी सी भाषा में कहा जाए, जितने भी प्रोसेस है, द प्रोसेस which are used to extracting the pure metals from their ores are known as metallurgy। जो आपकी मेटल का जो ओर होता है उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जितने भी प्रोसेस यूज किए जाते हैं, सभी प्रोसेस किसके अंदर आएंगे? मेटलर्जी के अंदर आएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज। जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी का क्या इन्वॉल्व करता है? पहले तो एक्सट्रैक्शन करता है मेटल का उनके ओर से, फिर उसको प्योर ओर भी करता है, रिफाइनिंग करता है ताकि हम उसको यूज कर पाएँ। द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ और नेचर ऑफ द मेटल एंड द टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस जो है मेटलर्जी का कि कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे वो डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ ओर पे, नेचर ऑफ मेटल्स पे एंड इम्प्योरिटी प्रेजेंट कौन सी है। ठीक है, इन पे 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो आपका ओर कैसा है, जैसे सल्फाइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, सल्फेट ओर है या हेलाइड ओर है, उन पे डिपेंड करेगा। दूसरा मेटल कौन सी है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, कौन सी मेटल है। और तीसरा इम्प्योरिटीज़ कैसी है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। वैसे बच्चों मैं बता दूं कि मेटलर्जी के अंदर 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ये बता देंगे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रहेगा हमारे पास रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। इसमें कई मेथड होते हैं सेकंड स्टेप के अंदर है, बट हमें नेचर मेटल की देखकर, हमें इम्प्योरिटीज़ की नेचर देखकर, हमें नेचर ऑफ ओर देखकर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड इनमें से लगा। तीसरा आपका आ जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तीसरा कौन सा आ जाएगा बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और चौथा आपके पास आ जाएगा बच्चों रिफाइनिंग। फोर्थ कौन सा आ जाएगा? रिफाइनिंग। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये 4 स्टेप सबके लिए लगेंगे। किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, किसी भी मेटल को क्या करना है बच्चों? एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, तो ये 4 स्टेप लगाने पड़ेंगे। बट इन स्टेप के अंदर भी स्टेप्स होते हैं, यानी इन प्रोसेस के अंदर भी प्रोसेस होते हैं। उनमें से कौन सा सेलेक्ट होगा? जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर 4 मेथड से कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर कितने मेथड से कर सकते हैं बच्चों 4 मेथड से कर सकते हैं। जो 4 मेथड होंगे ना, उन मेथड में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ओर की नेचर कैसी है, मेटल कौन सी है, या फिर उसके अंदर इम्प्योरिटी कौन सी है। उनको देख के हम उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे। बट किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ओर से, तो इन्हें 4 स्टेप में से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, इन स्टेप को समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या क्या स्टेप बताई बच्चों मैंने? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। सेकंड कौन सा बताया? कंसंट्रेशन ऑफ दी ओर, उसी को बोलते हैं इनरिचमेंट। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है इनरिचमेंट ऑफ दी ओर। तीसरा हो जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल
फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, और चौथा हो जाएगा आपके पास रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल। जो आपकी इम्प्योर मेटल हुई है उसको प्योर करने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लगेगा, ये 4 स्टेप सभी के लिए लगेंगे, बट इन 4 स्टेप्स के अंदर कई प्रोसेस होते हैं, उनमें से एक प्रोसेस ही सिलेक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करें क्रशिंग करना और ग्राइंडिंग करना। तो ये जो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे नीचे यहाँ पे ये जो 2 ग्राइंडर लगे हुए हैं ये आपस में चलते हैं, और ये जो आपका ओर है उसके टुकड़े बन जाएंगे। जब वो बीच में आएगा तो उसके टुकड़े बन जाएंगे और पाउडर बन के यहाँ पे इसका एक ढेर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ओर्स अक्कर आर बिग रॉक्स इन नेचर, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस विद द हेल्प ऑफ कर्सर। सबसे पहले कर्सर की सहायता से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। दीज पीस आर देन रिड्यूस्ड टू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ ए बॉल मिल और ए स्टैम्प मिल। तो उनको क्या किया जाता है, उनको छोटे छोटे जो टुकड़े आपने किए उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, और जो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एक सिस्टम बना होता है उसका बॉल मिल बोल सकते हो या फिर स्टैम्प मिल आप बोल सकते हो। ठीक है, ये तो सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। दूसरा रहता है इनरिचमेंट ऑफ एन ओर या कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड और कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट। आपको क्या करना है बच्चों, जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होती है, सुन लीजिए, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मेटल्स, या हम कहें द अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एन ओर, जो किसी एक ओर में प्रेजेंट होती है, नॉन एज गेंग। जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है जो प्रेजेंट होती है ओर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, गेंग। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ भी था गेंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज, और उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज यानी गेंग को रिमूव करने के लिए जो मेथड लगाया जाता है, जो प्रोसेस लगाया जाता है, वो प्रोसेस ही आपका इनरिचमेंट ऑफ एन ओर होता है, वो प्रोसेस ही आपका कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर होता है। तो समझ में आया कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर क्या होता है, गेंग क्या होती है। गेंग बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जो ओर के अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उन्हीं अनवांटेड इम्प्योरिटीज को गेंग बोलते हैं, और इन गेंग को हटाने के लिए जो प्रोसेस लगाया जाता है उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ एन ओर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनरिचमेंट ऑफ एन ओर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर। सबसे पहले में आपका आएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग या वॉशिंग विद वाटर। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द ओर पार्टिकल एंड द इम्प्योरिटीज। अगर आपके पास जो आपके ओर पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज हैं उनमें अगर आपकी डेंसिटी का डिफरेंस है, कोई हेवी है कोई हल्का है, अगर ऐसा है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आयरन का ओर है, टिन का है, लेड का है, वेरी हेवी एंड देयरफॉर दे आर कंसंट्रेटेड बाय दिस मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों, जो नीचे डायग्राम बना हुआ देखिए, इसमें ये आपके बॉक्स से बने होते हैं, ये ऊपर नीचे ना ये बॉक्स बने हैं, और ये जो ऊपर हमारे पास लगा हुआ है यहाँ से हम और पाउडर जो ओर है वो डालेंगे, और यहाँ से एक पाइप से आपको पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, पानी। अब क्या होगा, जो गेंग होगी, जो इम्प्योरिटीज होगी, वो आपके पास क्या होगी, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी, और वो पानी के साथ तैरना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। जबकि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी हेवी होगी वो यहाँ नीचे सेटल डाउन होना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और जो यहाँ पे बैठेंगे नीचे सेटल डाउन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, और बोलेंगे। उनको हम क्या बोलेंगे, और। आई बात समझ में। तो ये नीचे बैठना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, और बोलेंगे। कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता रहता है। आपके जो वाटर में डिजोल्व होने वाली इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में डिजोल्व होकर वाटर के साथ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और जो और पार्टिकल्स हैवी होते हैं वो उनकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा होती है, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, कर लोगे इस तरह से। सेकेंड मेथड है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेथड इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अकॉर्डिंग टू क्लास 10th। क्लास 10th के अनुसार आपका फर्स्ट मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बी और सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सुन लें, जैसे ही आप नोट्स बना सकते हो, जो लिखता हूँ इसमें कम लिखा गया है।
सबसे पहले प्रिंसिपल जान लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद वाटर एंड ऑयल। यानी ये जो आपके पास है डिफरेंस होना चाहिए वेटिंग प्रॉपर्टीज में, कैसे होना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। और दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। ये लाइन बिल्कुल याद कर लें, अगर आपका ओर आपके सल्फाइड की फॉर्म में है तो आपसे पूछा जाएगा कैसे इनरिचमेंट करोगे, कैसे आप उसका कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करोगे, तो आपके लिए हमेशा ही आपके माइंड में डायरेक्ट याद रहना चाहिए वो मेथड होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अगर आपका और किस कौन सी फॉर्म में है, सल्फाइड की फॉर्म में है, तो उनके लिए मेथड कौन सा लगेगा बच्चों, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है बच्चों, आपको क्या करना जाता है, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इसके अंदर आपका पाउडर्ड ओर होता है, कौन सा ओर होता है बच्चों, पाउडर्ड ओर होता है, प्लस आपका वाटर होता है, प्लस क्या होता है आपके पास पाइन ऑयल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्या क्या होता है, पाउडर्ड ओर, वाटर, पाइन ऑयल। अब मैं हटा रहा हूँ और यहाँ से एक पाइप डाली जाती है और उस पाइप से हाई प्रेशर्ड एयर डाली जाती है, एयर यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इसको मिक्स करेगी। तो जो ऑयल है, ऑयल वेटेड करेगा किसको, ओ सल्फाइड ओर को। ऑयल वेटेड करेगा किसको बच्चों, सल्फाइड ओर। वेटेड का मतलब गीला करेगा, ठीक है। जबकि वाटर वेटेड करेगा किसको, इम्प्योरिटीज़ को। वाटर किसको गीला करेगा बच्चों, इम्प्योरिटीज़ को। तो वाटर वेटेड करेगा इम्प्योरिटीज़ को, तो इम्प्योरिटीज़ भारी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेटल डाउन होना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। और जो इम्प्योरिटीज़ अगर सेटल डाउन होगी, उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को तो क्या बोला था, गैंग। फिर से याद कीजिए, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ को क्या बोला था मैंने, गैंग बोला था, ठीक है। तो जो आपका ऑयल वेटेड है, वो ऑयल वेटेड किसको करेगा, सल्फाइड ओर का, जिसके कारण वो हल्का रहेगा और वो फ्रोथ बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएंगे बच्चों, फ्रोथ बन जाएंगे। और उस फ्रोथ के सरफेस पे फ्लोट करना क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा। जबकि इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय द वाटर्स एंड दीज आर सेटल डाउन इन द कंटेनर। नाउ फ्रोथ आर कलेक्टेड इन द अनदर बीकर एंड वॉश विद द डिस्टिल्ड वाटर एंड वी गेट द कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर। समझ में आया। ये जो मैंने लाइनें बोली ये लिखोगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है। ये तो जो मैंने स्क्रीन पे हो तो लिख लोगे। और आप क्या लिखोगे, इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर, वाटर एंड पाइन ऑयल आर मिक्सड विद ईच अदर एंड एयर इज पास्ड इन द मिक्सचर, देन द ऑयल weighted the sulfide ore and water weighted the impurities, and due to this impurities are settled down in the container and the sulfide ore are float on the surface of froth, and these froth are collected in another container and washed with distilled water and finally we get the concentration of an ore। तो ये लाइन आप लिख लोगे, बार बार वीडियो को बैक करके सुन के भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये जो सी मेथड है वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। कौन सा मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग। अगर आपके पास गैंग में यानी अनवांटेड इम्प्योरिटीज के अंदर और जो मेटल्स है उनके बीच में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। और जिसके पीछे सल्फर लगाओ मिल जाए, जैसे मान लीजिए मुझे लेड सल्फाइड है ना, सिनेबार है, मरकरी सल्फाइड है, इनका मुझे कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करना है, तो मैं फटाक से आपका आंसर बताऊंगा क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जिसका सल्फाइड और उसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है ये भी सुन लीजिए। दिस मेथड कंटेन टू रोलर, वन इज मैग्नेटिक रोलर एंड सेकंड इज नॉन मैग्नेटिक रोलर। ये जो एम लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक रोलर है जिसको मैं ब्लू कर दिया, और ये आपका कैसा है, नॉन मैग्नेटिक रोलर। बोथ आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए बेल्ट एंड रोटेट विद द हेल्प ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर। इनको घुमाएंगे, इस फॉर्म में घुमाएंगे, इस डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम पाउडर ओर डालेंगे तो पाउडर ओर इस बेल्ट पे जाएगा और इसके अंदर जो पाउडर ओर के अंदर कुछ पार्टिकल होंगे जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगे। मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होंगे उनका तो एक ढेर दूर जाके बनेगा और एक क्या बनेगा, नज़दीक बनेगा। जो नज़दीक बनेगा उसके अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे और जो दूर जाएगा वो आपके नॉन मैग्नेटिक होंगे यानी आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी, ठीक है। वैसे आप ये मेथड तब भी यूज़ कर सकते हो जब आपकी इम्प्योरिटीज़ मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होती हो और आपका जो मेटल है वो ऐसा हो, और के पार्टिकल ऐसे हों जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हों, तो वो भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो। यानी इम्प्योरिटीज़ और के पार्टिकल में से
एक ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता हो, तब ये मेथड लगा सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, 2-3 लाइन में पहले लिखा चुका हूँ। और इसमें क्या होगा, व्हेन पाउडर्ड और on the belt, then the and reach at the magnetic roller, then the two heaps are formed. Two heaps are formed. One is away, one is near the magnetic roller, and second is away from the magnetic roller. The non-magnetic particles are away from the magnetic roller, and the magnetic particle are near the magnetic roller. ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिकल मेथड भी, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसका केमिकल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए एल्यूमिनियम ओर, और इसका नाम है लीचिंग। क्या नाम है बच्चों, इस प्रोसेस का नाम है लीचिंग। जो केमिकल मेथड यूज किया जाता है, बॉक्साइट और जो होता है उसका कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करते हैं। अब बॉक्साइट और क्यों बोला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो एल्यूमिनियम ओर होता है उसका ओर का नाम क्या होता है, एल्यूमिनियम के ओर का नाम क्या होता है बच्चों, सॉरी एल्यूमिनियम के मेटल का ओर का नाम क्या होता है, बॉक्साइट होता है। क्या नाम होता है, बॉक्साइट होता है। और उसका कंसंट्रेशन ऑफ एन ओर करेंगे तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस लगेगा, लीचिंग। तो आपको ये रिएक्शन वगैरह ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे आगे उनके लिए ये काम की है, तो जो है वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। बाकी इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ठीक है। बहुत डिटेल में आपकी ये चीज़ें बताई गई है, कम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा सुना, इसके लिए थैंक्स। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का मेथड आपको पता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नई वीडियो के साथ इसी उम्मीद के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।